नमस्कार। आज हम पोकेमॉन की दुनिया की एक काफ़ी मशहूर डरावनी कहानी बैंगनी शाप के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने असरदार क्यों हैं, मतलब क्यों ये लोगों को इतना डराते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है लेवेंडर टाउन के पास। एक छोटा सा भूला बिसरा कस्बा है जो पूरी तरह कोहरे में डूबा हुआ है। माहौल एकदम वीरान सा है। न कोई जंगली पोकेमॉन, न कोई पोके सेंटर खुला है। सही। सिर्फ एक चीज है जो वहां खड़ी है, पोकेमॉन टावर, जहां जैसा कि हम जानते हैं मृत पोकेमॉन को याद किया जाता है। ये माहौल ही अपने आप में, मतलब पोकेमॉन की जो सामान्य खुशहाल दुनिया हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है, काफी डरावना। हाँ, और कहानी की शुरुआत भी एक क्लासिक डरावनी कहानी की तरह होती है, एक अफवाह से। अच्छा। कि जो ट्रेनर आधी रात को लैवेंडर टाउन जाते हैं वो पहले जैसे नहीं लौटते, बदल जाते हैं। ओहो। और इसी का पता लगाने के लिए ऐश और पिकाचू वहां जाते हैं। तो हमें मतलब जाने पहचाने किरदार मिलते हैं एक बिल्कुल अनजानी खतरनाक सिचुएशन में। सही। तो वो टावर के अंदर जाते हैं और वहां भयानक खामोशी है, एकदम सन्नाटा। लेकिन फिर एलिवेटर वो अपने आप चलने लगता है। हाँ। और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं हर मंजिल पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और लाल चमकती आंखें दिखती हैं। और यहाँ जो पिकाचू का रिएक्शन है हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसका कांपना, उसके गालों से बेवजह चिंगारियां निकलना, ये सिर्फ माहौल का डर नहीं लगता। कहानी शायद ये इशारा कर रही है कि पोकेमॉन ऐसी चीजों को महसूस कर सकते हैं जो हम इंसान नहीं समझ पाते। ये डर को और गहरा बनाता है ना? बिल्कुल। तो वो पहुंचते हैं सबसे ऊपरी मंजिल पर। वहां ऐश को एक धूल भरी पोकेबॉल मिलती है, पुरानी सी। हाँ, और वो पोकेबॉल अपने आप खुल जाती है और उसमें से निकलता है एक बिगड़ा हुआ, मतलब एकदम भूतिया सा चार्जार्ड। हाँ। कहानी ये कहती है कि उसे कभी पकड़ा नहीं गया था, उसे सिर्फ शाप दिया गया था। शाप दिया गया था। और तभी उसके पुराने ट्रेनर की आत्मा दिखाई देती है और वो फुसफुसाती है। क्या कहती है? कहती है, मैंने उसे छोड़ दिया, उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। ये पोकेमॉन की दुनिया के जो मूल सिद्धांत है ना, दोस्ती, वफादारी, हाँ बिल्कुल, ये उसके एकदम उलट हैं। छोड़ देना और कभी न खत्म होने वाला गुस्सा, यही चीज इस भूत को इतना परेशान करने वाला बनाती है। ये कोई आम पोकेमॉन कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आता है कहानी का सबसे भयानक मोड़ मेरे ख्याल से। हाँ। पिकाचू वो दर्द से चिल्लाता है और उसी पोकेबॉल में खिंच जाता है। हाँ, और ऐश उसे खोल नहीं पाता। वो कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। वो बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन रास्ता गायब हो चुका है, वो फंस गया है। और कहानी का अंत वो एक स्थायी दहशत छोड़ जाता है। कहते हैं कि आज भी आधी रात को अगर कोई टावर के पास हो तो ऐश की आवाज सुनाई देती है टावर के अंदर से। वो पिकाचू को पुकार रहा होता है, एक अनसुलझा रहस्य, एक कभी न खत्म होने वाली पुकार। नायक की हार। ये कहानी को और भी ज्यादा भयावह बना देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और मतलब चौंकाने वाला मोड़ है। असली झटका तो अब आता है, वो पोकेडेक्स एंट्री। हाँ। जब ऐश का डिवाइस उस भूतिया चारेज़ार्ड को स्कैन करता है तो पोकेडेक्स एंट्री क्या कहती है? एंट्री कहती है, ये पोकेमॉन मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। हाँ, ये सब कुछ बदल देता है। अगर कहानी का जो मुख्य विलन है ये शापित चारिज़ार्ड, अगर वो आधिकारिक तौर पर है ही नहीं, तो फिर ऐश और पिकाचू ने क्या देखा, क्या अनुभव किया? सही बात है। क्या ये वास्तविकता पर ही सवाल उठाता है या फिर जो पोकेमॉन का ज्ञान है उसकी सीमाओं पर? ये एक साधारण भूत की कहानी से कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं यहाँ पर कि ऐश और पिकाचू के साथ असल में क्या हुआ होगा। क्या ये अस्तित्वहीन चारेज़ार्ड सिर्फ एक भूत था या फिर ये पोकेमॉन की दुनिया में किसी गहरे डर का प्रतीक है? शायद कोई डिजिटल डर या मनोवैज्ञानिक